ये स्थिति है सर। इसलिए मजदूर और किसान दोनों परेशान है और उसका एक दर्शन 20 और 21 फरवरी को संसद का सत्र शुरू होने के पहले 2 दिवस का देशव्यापी हड़ताल हुआ। एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुआ, देश भर में शांतिपूर्ण रहा। जहां भी थोड़ा वायलेंस हुआ उसकी हमने कड़ाई से निंदा भी की है, क्योंकि वायलेंस को आंदोलन में कहीं जगह नहीं होती। लेकिन मीडिया के कुछ लोगों ने और कुछ तंत्रों ने ऐसा शुरू किया कि जैसे बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ। ये सच नहीं था सर। ये करोड़ों मजदूर 20 और 21 तारीख का 2 दिवसीय संप का जो स्ट्राइक किया था वो किस लिए किया था? 4-5 मांगे थी उनकी। यह हकों की लड़ाई थी। बेसिकली महंगाई के कारण जो वर्किंग क्लास को जो भुगतना पड़ रहा है उसके खिलाफ उनका विरोध था। सरकार की जो मजदूर विरोधी नीति है उसके खिलाफ वो आंदोलन था। सामाजिक सुरक्षा की मांग करने के लिए आंदोलन था और मजदूरों के अधिकारों के लिए यह लड़ाई थी। और इस देशव्यापी हड़ताल का एक विशेषता यह है कि इसमें नंबर 1 का संगठन भारतीय मजदूर संघ अगर उसमें था तो इंटक भी था, वामपंथियों के सीटू और आईटक भी था, 34 यूनियन के महासंघ लोग थे। सारा देश का मजदूर एक हुआ था और इस लड़ाई को लड़ रहा था और इसलिए इसका महत्व हमें समझना चाहिए। 3 महीने पहले नोटिस दिया था, मांगे बताई थी, लेकिन सर इन मांगों पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। 3 दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि अब मैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स तैयार करता हूं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के साथ आप चर्चा करिए। सारे यूनियन के प्रतिनिधि वहां पहुंचे, शरद पवार, एंटनी जी और खरगे 3 मंत्री थे। लेकिन जिसके पास सरकारी खजाने की चाबी है, वो जिनके लिए ही सारी मांगे थी, वो चिदंबरम जी उसमें आए ही नहीं। ऐसी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि हम सारी मांगों को देखेंगे, आप विड्रॉ करिए। मजदूर नेताओं ने कहा हम विड्रॉ करेंगे, आप इतना आज आश्वासन दे दो कि जो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में आपने जो मांगे स्वीकार की है उसको हम समयबद्ध तरीके से लागू करेंगे। इतना तो बताओ। अगर ये भी बताते हैं तो पता चलेगा कि सरकार की नीयत में खोट नहीं है। लेकिन सर सब लोगों ने ये कहने के बाद, क्योंकि ये इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस क्या होता है, एक तरह से लेबर का पार्लियामेंट है। वहां लेबर मजदूर संगठन भी आते हैं, सरकार भी आती है, केंद्र सरकार आती है, राज्य सरकारें आती है, मालिकों के प्रतिनिधि आते हैं, एसोसिएशंस आते हैं और सारे संबंधित लोग, लेबर के संबंधित सारे लोग आते हैं और वो लेबर के प्रश्नों की चर्चा करते हैं और उस चर्चा में जो तय होता है उसका लिखित बयान कंक्लूजन और डिसीजंस के रूप में सरकार प्रकाशित करता है। लेकिन सरकार प्रकाशित करने के बाद भी केवल यूनियन ने यह कहा कि जो सरकार ने मांगे की है वो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में उसी पर अमल करो, तो वो अमल करने के लिए सरकार नहीं था तैयार और इसलिए 20 और 21 तारीख का हड़ताल हुआ। मैं हड़ताल करने वाले करोड़ों मजदूरों को, कर्मचारियों को, अधिकारियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाई और एक तरह से एक बड़ी काम किया। क्योंकि ये हमें समझना चाहिए, एक उसमें आर्गुमेंट आया बहुत, ऐसे समय ये इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस होते हैं वो तुरंत कैसा कैलकुलेशन करते हैं, 2 दिवसीय संप स्ट्राइक के कारण 15,000 करोड़ का नुकसान। अरे आपने जो कैलकुलेशन किया, मैंने कहा फिर कैलकुलेट करो कि महंगाई के कारण जो असली वेतन मजदूर का घटा है, जो उसके जीवन यापन पर विपरीत प्रभाव हुआ है, उसका अगर कैलकुलेशन करोगे तो अगर 2 दिवसीय संप का 15,000 करोड़ का नुकसान हुआ है तो 4-5 साल में जिस तरह से महंगाई बेतहाशा बढ़ी है, मजदूरों ने 15 लाख करोड़ से भी ज्यादा खोया है, उनका उतना नुकसान हुआ है, उसका कौन भरपाई करेगा? ये लड़ाई।
और इसलिए ये इंडस्ट्रियल बॉडीज का जो कहना था उसको हमने खारिज किया। सर, ये स्ट्राइक करना कोई मजदूर चाहता भी नहीं, और मैं तो भारतीय मजदूर संघ से संबंधित भी हूं, 2 यूनियन का अध्यक्ष भी हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मजदूर संघ के जो संस्थापक अध्यक्ष रहे वो दत्तोपंत ठेंगड़ी जी सदन में भी थे एक तरफ, और दत्तोपंत ठेंगड़ी एक ऐसे विचार दिए, मजदूर यूनियन को एक नया ऐसा रूप दिया कि उन्होंने एक विचार से अपने एक नया विचार देश को दिया, और उनका नारा ही था कि देश के लिए करेंगे काम और काम का लेंगे पूरा दाम। तो देश के लिए काम करने की बात करते थे, देश के लिए काम करके देश की तरक्की करने की विचार करते थे, लेकिन जो अधिकार है, जो उसका दाम है काम का, वो सही मिलना चाहिए, ये कहते थे। और इसलिए आज भारतीय मजदूर संघ नंबर 1 का मजदूर संगठन बन गया, सभी मजदूर संगठन उसमें शामिल हुए और एक बड़ा राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुआ। सर, इस देश में एसोसिएशन का अधिकार है कि नहीं? बार्गेन का अधिकार है कि नहीं? स्ट्राइक का अधिकार है कि नहीं? चर्चा उस पर भी हो रही कि अधिकार नहीं है स्ट्राइक का। कैसे नहीं है? ये मजदूरों ने 100 साल की लड़ाई लड़ी है। जब से ये ऑर्गेनाइज सेक्टर तैयार हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई, तब से जो मजदूरों का दमन हो रहा था, उस दमन के खिलाफ लड़ाई लड़के एक एक अधिकारों को हासिल किया लोगों ने, मजदूरों ने, और उन लड़ाई के कारण आज ये बार्गेनिंग का पावर मिला, ये कानूनन अधिकार मिला, एसोसिएशन का अधिकार मिला, और बार्गेन का और स्ट्राइक का भी अधिकार उसका ही हिस्सा है। और ये बार्गेन अगर करेंगे, अगर ठीक से मजदूर के लिए ठीक काम होगा, तो कौन स्ट्राइक पे जाएगा? स्ट्राइक पे जाना किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन मजबूरी में लोग स्ट्राइक करते हैं। उनकी भावना को समझना चाहिए, सरकार को अधिक संवेदनशील होना चाहिए। सर, इनका मुख्य मांग थी महंगाई से छुटकारा दो, महंगाई से राहत दो, क्योंकि महंगाई के कारण मजदूर का असली वेतन घटता है। द रियल वेजेस गो डाउन, विच इज डोज ऑफ इन्फ्लेशन। सर, सबकी तनख्वाह महंगाई से जुड़ी होती नहीं है। ऑर्गेनाइज लेबर को एक हिस्सा है कि जिसमें महंगाई से 6 महीने में या 4 महीने में या साल में महंगाई के जितना बढ़ती है उतना उनको तनख्वाह बढ़ता है, लेकिन बाकी जो 50 करोड़ लोग हैं, जो मजदूर है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, उनको कोई किसी तरह का इंडेक्सेशन नहीं है। महंगाई से उनको दिखता है कि कल 10,000 रुपए मिलते, 8,000 रुपए मिलते, आज भी 8,000 मिल रहे, तो 8,000 में जो पहले आता था वो इस साल नहीं आ रहा है, इस साल जो आएगा वो अगले साल नहीं मिलेगा। ये उनकी व्यथा है, उनका असली वेतन घटता है, और इसलिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर विपरीत परिणाम होता है। सर, मे आई टेल यू द इकोनॉमिक ट्रूथ बिहाइंड द इन्फ्लेशन? Inflation is a process whereby the real assets are transferred from the poorer sections of the society to the non-poor sections of the society. इन्फ्लेशन का यह मतलब है, हमें समझना चाहिए कि इसमें स्थिति यहां से वहां तक बदलती है, और इसलिए महंगाई के कारण यह महंगाई आसमान से नहीं आई है। अनाज बहुत है, किसान ने बहुत मेहनत किया, अनाज किया, लेकिन बैड फूड मैनेजमेंट के कारण फूड का महंगाई कम नहीं हो रहा है। सरकारी गोडाउन में 300 लाख टन रखने की जरूरत है बफर और राशन के लिए, लेकिन हमने 700 लाख टन अभी रखा है, सड़ रहा है। उच्चतम न्यायालय ने भी कहा कि सड़ाओ मत, गरीबों को मुफ्त में बांटो, नहीं बांटा। माल न्यूट्रिशन की चर्चा होती है सर, मजदूर के घर में ही माल न्यूट्रिशन होता है फिर, क्योंकि उसको अगर वेज नहीं मिलता, उसका असली वेतन घटता है, तो उसके घर में माल न्यूट्रिशन नहीं होगा तो क्या होगा। और उस माल न्यूट्रिशन के लिए बांटने के लिए अनाज नहीं, लेकिन सड़ने के लिए अनाज है, और वो अनाज विदेश में पशुओं को खिलाने के लिए अब एक्सपोर्ट किया जा रहा है और शराब के लिए दिया जा रहा है। सर, ऐसी कैसी चलेगी नीति? आज मजदूर मांग रहे हैं अपना अधिकार, अपना न्याय, और उस न्याय के लिए यह लड़ाई थी, और इसलिए मैंने पहले उसका जिक्र किया। सर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर की कथा कहानी क्या है? आपने भी समझा होगा, सब आप लोगों ने काम किया है उन मजदूरों में। सर,
आज 30% ऑर्गेनाइज सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो गए हैं और बड़े बड़े पीएसयू, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आउटसोर्सिंग के नाम पे और कहीं कहीं सीधा कॉन्ट्रैक्ट लेबर। हमने डिफेंस कमेटी के टूर में हम अभी गए थे, डिफेंस के सारे सदस्यों को पता है डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में भी हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर ले रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट लेबर ले ही नहीं रहे हैं। उनकी सर हालत क्या है? आधा वेतन, समान काम, अगर समान वेतन नहीं मिलेगा तो अन्याय नहीं तो क्या कहलाएगा? जो काम परमानेंट मजदूर कर रहा है वही कॉन्ट्रैक्ट लेबर कर रहा है, तो उसको वो वेतन क्यों नहीं मिलेगा? उसमें मिनिमम वेज की बात करिए लॉ में, मिनिमम वेज क्यों? अगर उसको 10,000 मिलता है तो मुझे 5,000 क्यों? हमें भी 10,000 चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? अच्छा, ज्यादा ड्यूटी करेंगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे है, उसको तो लटकती है तलवार, निकाल देंगे कल, उसकी तो रोजी रोटी का सवाल है और इसलिए वो ज्यादा काम कराते। सर सोशल सिक्योरिटी नहीं देते। आई चार्ज दिस एंड मेरा ये अध्ययन के आधार पर आरोप है कि जितने भी 3-4 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उसमें से आधे लोगों को पीएफ और ईएसआईएस का बेनिफिट नहीं मिलता है। देयर इज अ सबटरफ्यूज, बहुत ज्यादा तरीके से कॉन्ट्रैक्टर के लेबर दिखाया जाता है। कॉन्ट्रैक्टर 10-10 लेबर का एक कंपनी अलग करता है नाम, और कागज पर कंपनी करेगा, एक ही कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्टर का फिर नाम अलग अलग चाहिए तो अपने ही घर के सब लोगों के नाम से कंपनियां खोलेगा, एक ही बंदा काम करेगा, लेकिन उसके हजारों कॉन्ट्रैक्ट लेबर होंगे, लेकिन वो 100 कंपनियों में दिखाए जाएंगे। उनको न ईएसआई मिलेगा, न हेल्थ का बेनिफिट, न बोनस का बेनिफिट, न पीएफ का बेनिफिट, और इसलिए पेंशन का भी नहीं। तो उनको सोशल सिक्योरिटी डिनाई की जा रही है। सर अपने कानून में लिखा है, इस संबंध के कानून में, कि पेरिनियल नेचर ऑफ वर्क विल नॉट बी गिवन ऑन कॉन्ट्रैक्ट। जो परमानेंट नेचर का काम है, हाँ, जो 4 महीने का काम है, जो 6 महीने का काम है, 8 महीने का काम है, वो दे दो कॉन्ट्रैक्ट पे, लेकिन जो परमानेंट नेचर का काम है, पेरिनियल नेचर का काम है, वो नहीं दिया जा सकता कॉन्ट्रैक्ट पे। ये कहने के बावजूद भी आज पेरिनियल काम के लोग 10-10, 12-12 साल कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे है। टेक्निकली उनको एक दिन ब्रेक दिया जाता है, इसलिए वो 12 साल नहीं दिखते, लेकिन 12 साल वही काम कर रहा है, वो ही काम कर रहा है, एक ही जगह पर एक ही तरह का काम कर रहा है। ऐसे लोगों को कानून के आधार पर कानून में आवश्यक बदलाव करके क्यों नहीं इसको पाबंदी कर सकते हम?